Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel एक नई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे IPO 4 की यूनिट 3 दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, और आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबी चली है यूनिट, आई नो, बट काफ़ी चीज़ें आपने शायद समझी भी होंगी। जितना अच्छे से आपके बुक में भी नहीं क्लियर किया हुआ है, हो सकता है अगर आपने इस वीडियो की सीरीज को पूरा देखा होगा तो आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने अपने पिछले सेशन में बात करी थी इंश्योरेंस पॉलिसी या सर्टिफिकेट, और हमने डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। साथ में हमने बात करी थी कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप में से कई लोगों के मेरे पास यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आते हैं कि मैम IPO 6 को स्टार्ट करिए, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आप लोग को पढ़ने में, तो परेशान मत होइए। दिसंबर से मैं IPO 6 ही स्टार्ट करूँगी। नवंबर में हमारा जितना भी IPO 4 कंप्लीट हो जाएगा उसको हम वहीं पे रोक देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम दिसंबर से IPO 6 को स्टार्ट करेंगे। IPO 6 कंप्लीट होने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं IPO 4 के जो रेस्ट ओवर टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। फेयर इनफ। तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लीगल रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये दो तरीके के होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पार्टीज हमारी इन्वॉल्व हैं, एक है हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्री और एक है हमारी इंपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। तो दोनों के ही जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अगर हमें इंडिया से किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है, ठीक। सबसे पहला तो हो गया आपका IEC नंबर, दैट इज इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, और दूसरा है हमारा RCMC, दैट इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब आपको याद होगा कि जब हमने IPO 4 स्टार्ट किया था तो आपकी जो यूनिट 1 है इस पर्टिकुलर IPO की, उसमें हमने IEC और RCMC के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। तो अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाया था और काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश करी थी समझाने की। आई होप समझ में भी आया होगा, तो आप उसको वहाँ से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे IEC नंबर की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर के बिना ना एक्सपोर्ट किया जा सकता है ना इंपोर्ट किया जा सकता है। इन ऑल कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन या अथॉरिटी अगर ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहती है, ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती है, तो उसके पास IEC नंबर होना चाहिए। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर आपको IEC नंबर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा RCMC, दैट इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट को कौन इशू करता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FIEO, ठीक है। और इसको इशू करने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और जिस भी एक्सपोर्टर के पास ये सर्टिफिकेट होता है उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वो FIEO के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है इसे कौन कौन इशू कर सकता है? जैसे आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये इशू कर सकती है, या कमोडिटी बोर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैलिड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। RCMC is strictly not a legal requirement for exporting from India but is needed for claiming some of the important export incentives। तो अगर किसी एक्सपोर्टर के पास रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है तो वो उसके थ्रू इजीली एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। RCMC हमारा स्ट्रिक्टली एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम इसको लीगल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करें, बट अगर एक्सपोर्टर को अपने एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को क्लेम करना है तो इसे इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक।
So RCMC is obtained from the concerned registering authority, which may either be an Export Promotion Council or Commodity Board or Development Authority. Application is to be made on the prescribed form available from the registering authority. तो ये भी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. Next, in the second category are the documents which an exporter or his agent has to prepare for the shipment of goods. तो अभी हमने डिस्कस करे थे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके बिना एक्सपोर्ट किया ही नहीं जा सकता है ना. सबसे पहले कौन सा था हमारा इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर और दूसरा था हमारा RCMC. ठीक, अब यहाँ पर सेकेंड कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें एक्सपोर्टर या फिर उसके जो एजेंट है उसे प्रिपेयर करना पड़ता है. किसके लिए? जब गुड्स को शिप किया जा रहा है. ठीक है, तो उस टाइम पे जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अब उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक, अब यहाँ पर हम जितने भी फॉर्म्स डिस्कस करेंगे ये हर एक जगह पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान. मतलब कि अगर हम नेपाल या भूटान में गुड्स को या आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसके लिए कुछ अलग स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं. बाकी और कंट्रीज के साथ अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमें इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, सबसे पहला है आपका GR फॉर्म. तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये GR का मतलब क्या होता है. ठीक है, GR स्टैंड्स फॉर गारंटीड रेमिटेंस फॉर्म. अब आपकी बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में मेंशन नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं दिया है, ना ही एग्जाम में स्पेसिफिकली ये पूछा गया है. लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा ज्यादा समझ लीजिए. जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप लिखना चाहें तो उसे लिख सकते हैं, वरना अगर आप सुन के याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड. लेकिन अगर पेपर में आता है तो आप लिखेंगे अगर ये सब चीजें तो ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, सो GR फॉर्म जिसे हम गारंटीड रेमिटेंस फॉर्म कहते हैं इसको कौन इशू करता है? RBI इशू करता है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है. ठीक है, अभी क्यों किया जाता है? देखिए, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं. तो हम कोई गुड्स या आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उससे क्या होता है? हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जनरेट होती है, एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है, राइट. तो इस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए RBI आता है सामने. ठीक है, और RBI ही क्या करता है? इसीलिए इस GR फॉर्म को इशू करता है. ठीक है, अब ये GR फॉर्म इशू कैसे किया जाता है और कैसे RBI इस चीज को रेगुलेट कर लेता है इसको बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं. ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा. अब देखिए, ये जो GR फॉर्म है मैंने क्या बताया है कि आपको ये RBI इशू करता है. ठीक, तो जो हमारा एक्सपोर्टर है वो डायरेक्टली RBI से GR फॉर्म की ब्लैंक कॉपी लेता है. ठीक, अब ये जो GR फॉर्म है हमारा ये डुप्लीकेट में होता है, मतलब कि इसकी दो कॉपीज होती है, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट. ठीक है, नेक्स्ट अब एक्सपोर्टर क्या करता है कि जो दोनों कॉपीज हैं उसमें सिग्नेचर करता है और उसके बाद उसे कस्टम हाउस में सेंड कर देता है. और जो हमारे कस्टम हाउस है वो क्या करता है? इसमें सारी डिटेल्स को फिल करते हैं और इसे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दिया जाता है. ठीक, अब जो हमारी जेरोक्स कॉपी है या फिर जिसे हम कह सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी है, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे एक्सपोर्टर को वापस भेज दिया जाता है. अब एक्सपोर्टर क्या करता है? जो जेरोक्स कॉपी आई है और उसके साथ जो शिपिंग डॉक्यूमेंट आया है वो किसके पास लेके जाता है? अपने बैंक के पास लेके जाता है. ठीक, अब बैंक क्या करती है उसकी? वो बैंक सीधे वो डॉक्यूमेंट किसके पास लेके जाती है? RBI के पास लेके जाती है. ठीक है, और जो हमारी कस्टम अथॉरिटी है उसके पास ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल GR फॉर्म है, उसके साथ शिपिंग डॉक्यूमेंट लगाकर वो भी किसे सेंड कर देती है? RBI को. तो यहाँ पर क्या हो जाता है? क्रॉस चेक भी हो जाता है, वेरिफिकेशन भी हो जाता है. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये. So it is required to be filled in duplicate for all exports in physical form other than by the post. ठीक है, तो जो भी एक्सपोर्ट्स हमारे फिजिकल फॉर्म में हो रहे हैं उसमें GR फॉर्म लगता है. यहाँ पर इसका जो कीवर्ड है वो ये है, इसका फिजिकल फॉर्म में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? अदर देन बाय पोस्ट. ठीक, आई होप क्लियर हुआ. अब देखिए, इसका जस्ट रिवर्स होता है हमारा सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म. ठीक है, GR फॉर्म का यहाँ पे मैं मार्क भी कर देती हूँ. GR फॉर्म का जस्ट ऑपोजिट है हमारा सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म. जैसा कि नाम समझ में आ रहा होगा, सॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिपलेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन नॉन फिजिकल फॉर्म.
जीआर फॉर्म में हमने किसकी बात करी, फिजिकल फॉर्म में जिन हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म में क्या आता है, जो हमारे नॉन फिजिकल फॉर्म के गुड्स हैं, जैसे आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, टेलीविजन सॉफ्टवेयर हो गए, वीडियो सॉफ्टवेयर हो गए, तो ये सब कैसे रहते हैं, हमारे नॉन फिजिकल फॉर्म में रहते हैं। तो उस टाइम पे हम सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म को इशू करते हैं। और ये किस में रहता है, ट्रिपलेट, मतलब इसकी 3 कॉपीज होती हैं। लेकिन जीआर फॉर्म की कितनी होती है, सिर्फ 2 कॉपीज होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पीपी फॉर्म, जिसको हम कहते हैं पोस्ट पार्सल फॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है जिन भी गुड्स को शिप कर रहा है बाया पोस्ट, उसके बारे में सारी डिटेल्स मेंशन करता है, किसमें, पीपी फॉर्म में, एक्सेप्ट व्हेन मेड ऑन वैल्यू पेबल और कैश ऑन डिलीवरी बेसिस। तो वैल्यू पेबल या कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे होगा तो वहां पर पीपी फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी हमारा गुड्स को शिप करा जा रहा है बाय पोस्ट, वहां पर हम पीपी फॉर्म को यूज करते हैं। और ये भी कैसे होते हैं, डुप्लीकेट फॉर्म होते हैं, मतलब एक ओरिजिनल कॉपी होती है और इसकी एक जेरोक्स कॉपी होती है, ठीक है। और अब नेक्स्ट है हमारा वीपी और सीओडी फॉर्म। अब कह सकते हैं कि ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है। जीआर फॉर्म किसका था, सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म का, और पीपी फॉर्म का कौन सा है, वीपी ऑब्लिक सीओडी, दैट इज वैल्यू पेबल और कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म। तो यहाँ पर पीपी फॉर्म में क्या बोल रहा था कि एक्सेप्ट वैल्यू पेबल और कैश ऑन डिलीवरी, इसके अलावा जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उसमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी किसकी होगी, पीपी फॉर्म की होगी। और वीपी ऑब्लिक सीओडी फॉर्म में क्या बोल रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन 1 कॉपी फॉर एक्सपोर्ट्स टू ऑल कंट्रीज बाय पोस्ट पार्सल अंडर अरेंजमेंट टू रियलाइज प्रोसीड्स थ्रू पोस्ट चैनल्स ऑन वैल्यू पेबल और कैश ऑन डिलीवरी बेसिस। तो अगर वैल्यू पेबल या फिर कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे चाहिए तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को यूज करेंगे, और उसके अलावा अगर चाहिए और उसके अलावा अगर पोस्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम पीपी फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है, for the goods that are subject to export trade control policy of the government of India, documents in form of application have been specified. On the basis of that, the concerned authorities will grant documents either an export license or an export permit will be granted by the concerned authorities. License or permission is generally given on the custom document known as the shipping bill. तो shipping bill के basis पर export license provide किया जाता है। For obtaining export license from the licensing authorities, the application is either the AX form or the BX form, which is submitted along with the shipping bill and other documents. In many cases, specific permission may have to be obtained from particular government ministry's department, in which case exporter has to apply on his letterhead. यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है कि शिपिंग बिल के बिना एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो शिपिंग बिल के बेसिस पर ही एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलता है, ठीक है। और अगर हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए तो AX फॉर्म या BX फॉर्म के साथ हमें शिपिंग बिल को क्या करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, उसके साथ उसे सबमिट करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इजीली आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। वहां पे क्या होता है कि कुछ अथॉरिटीज पहले देखती है कि कैसा प्रोडक्ट है, और अगर उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है तभी वो लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम पे जो एक्सपोर्टर है उसे अपने लेटर हेड पे अप्लाई करना पड़ता है। आई होप आपको पता होगा कि लेटर हेड क्या होता है, जिसमें कंपनी का पूरा नाम मेंशन होता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक अंडरटेकिंग होती है कि उसके उस लेटर हेड पे जो भी लिखा रहेगा कंपनी उस चीज को मान रही, उस चीज को डिक्लेयर कर रही, या फिर कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मेन पॉइंट था, वो की पॉइंट था, वो क्या था, शिपिंग बिल और आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, for a number of products under the Export Quality Control and Inspection Act of 1962 and various other regulations, it is obligatory for an exporter to obtain inspection certificate from the notified agencies. तो ये मैंने आपको पहले ही बताया जब हमने IBO 4 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट आया था 1962 में, जो कि क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है उनको इंस्पेक्ट करता है, उनकी क्वालिटी को चेक करता है, उसके बाद ही उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है उसके पास इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। For obtaining the certificate, the exporter has to apply in a document called
intimation for inspection along with supporting documents, that is commercial invoice, technical specification, etc., to an export inspection agency. Thereafter, a certificate of inspection will be issued, which along with other documents will be submitted to the custom authorities before permission to ship of goods is given. So I hope आपको यहाँ पर ये लाइन क्लियर हो गई होगी. यहाँ पर सिंपली सिर्फ यही बोल रहा है कि जो हमारा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है वो एक्सपोर्टर के पास होना चाहिए, ठीक है. और इस अगर सर्टिफिकेट को हमें ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, इंटीमेशन फॉर इंस्पेक्शन इसको अप्लाई करना पड़ेगा, इस सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना पड़ेगा और अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे. फिर जो एजेंसी है इसको वेरीफाई करेगी, इसको चेक करेगी और उसके बाद जब एजेंसी को सही लगेगा कि जो भी गुड्स हैं उसका प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट कर लिया गया है, गुड्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वालिटी वाइज भी गुड्स सही हैं, तब उन्हें शिप करने की परमिशन दी जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर जो की पॉइंट था या फिर हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट था वो क्या था, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट. ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. सो नेक्स्ट पॉइंट है, अंडर द इंडियन कस्टम एक्ट goods cannot be loaded on board the carrier unless permission from the custom authorities has been obtained. तो इंडियन कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक हमारी कस्टम अथॉरिटीज परमिशन नहीं देती हैं कि जो गुड्स हैं उन्हें कैरियर पे लोड कर दिया जाए, तब तक उन गुड्स को कैरियर पे लोड नहीं किया जाता है, ठीक है. सो दिस परमिशन इज अकॉर्डेड ऑन अ डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज. व्हेन गुड्स आर सेंड बाय सी और बाय एयर, this document is known as shipping bill. When goods are exported by land or by rail, it is called as the application for export. Post parcel consignment requires a custom declaration form to be filled in. तो जब गुड्स को बाय सी या बाय एयर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस समय जो डॉक्यूमेंट यूज होगा वो क्या होगा, हमारा शिपिंग बिल, ठीक. और वही गुड्स को अगर हम बाय लैंड बाय रेल अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट कहा जाएगा. मतलब कि डॉक्यूमेंट एक है लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज होने की वजह से उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, ठीक है. अब 4 तरीके के आपके शिपिंग बिल्स होते हैं, एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला है हमारा फ्री शिपिंग बिल, यूजुअली प्रिंटेड ऑन व्हाइट पेपर. It is used for export of goods which neither attract any export duty or cess nor are entitled to the duty drawback and export incentive. तो जो हमारा फ्री शिपिंग बिल है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पेपर होता है, ठीक है. और इसे कब इशू किया जाता है या फिर ये शिपिंग बिल कब यूज होता है, जब कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी या सेस नहीं लग रहा है, ठीक है. उस टाइम पे हम फ्री शिपिंग बिल को यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूटेबल शिपिंग बिल, प्रिंटेड ऑन येलो पेपर. इट इज यूज्ड इन केस ऑफ गुड्स व्हिच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी सेस. तो जो हमारा ड्यूटेबल शिपिंग बिल है इसे कब इशू किया जाता है, जब भी हम जिन भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अगर उन गुड्स में कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी या सेस लगना है तो हम उस टाइम पे ड्यूटेबल शिपिंग बिल को इशू करते हैं. और ये किस कलर का होता है, येलो पेपर होता है, ठीक है. इसको याद रखिएगा क्योंकि हर एक अलग अपने शिपिंग बिल का अलग कलर जरूर है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रॉबैक शिपिंग बिल. नाउ इट इज यूजुअली प्रिंटेड ऑन ग्रीन पेपर एंड इज यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंटाइटल्ड टू ड्यूटी ड्रॉबैक. तो जो हमारा ड्रॉबैक शिपिंग बिल है इसको आप नाम से याद रख सकते हैं, आपको इजीली याद भी रहेगा. ड्रॉबैक, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, ड्यूटी ड्रॉबैक की, जहां पर हमने पहले ड्यूटी पे करी उसके बाद वो ड्यूटी को हमने विड्रॉ कर लिया तो उस टाइम पे हम इस बिल का यूज करते हैं. और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है. लास्ट शिपिंग बिल है हमारा शिपिंग बिल फॉर शिपमेंट एक्स बॉन्ड. सो इट इज प्रिंटेड ऑन पिंक पेपर फॉर यूज इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स फॉर री-एक्सपोर्ट which are kept in the customs bonded warehouses. अब ये टाइप का शिपिंग बिल कब इशू किया जाता है, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, किस लिए, उन्हें दोबारा एक्सपोर्ट करने के लिए. जैसे कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट अपनी कंट्री में बनाना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है लेकिन वो रॉ मटेरियल हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उन गुड्स को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक. फिर उससे क्या करते हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है. तो इस पूरे प्रोसीजर में जब
हम बिल को यूज करेंगे या कौन से बिल को यूज करेंगे वो हमारा कहलाएगा शिपिंग बिल फॉर शिपमेंट एक्स बॉन्ड। और ऐसे गुड्स को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज में रखा जाता है। ठीक है, और ये बिल हमारा किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या शिपिंग बिल्स पढ़े और सबके क्या अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें फ्री शिपिंग बिल की, तो ये कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। और इसको कब आपका इशू किया जाता है? जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उन गुड्स के ऊपर कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस चार्ज नहीं किया जाता है, तो उस टाइम पे हम फ्री शिपिंग बिल को इशू करते हैं। और ये कैसा होता है? हमारा व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब इसको याद रखना आप लोग के लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा कि फ्री शिपिंग बिल का कलर क्या था, ड्यूटेबल शिपिंग बिल का क्या कलर था। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिख दी हैं, समझा देती हूँ आपको जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, देखिए फ्री शिपिंग बिल FW से याद रख सकते हैं, फ्री और वाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूटेबल शिपिंग बिल, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? DY से। ठीक है, डी मतलब ड्यूटेबल और वाई मतलब येलो पेपर। ठीक, अब यहाँ पर आता है कंफ्यूजन कि यहाँ पे 2 D हैं, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या ट्रिक यूज करी जा सकती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डॉक्टर जी, है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया की, अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर को हम लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, राइट। डॉक्टर जी कहते हैं या डॉक्टर साहब कहते हैं ना, ऐसे जनरली जो कहा जाता है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप उसको इस तरह से याद रख सकते हैं, डॉक्टर जी, है ना। ठीक है, ड्रॉबैक और ग्रीन पेपर। ठीक, अब लास्ट वाला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रख लेना कि जो मेरी एक्स थी ना, उसे पिंक कलर बड़ा पसंद था। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला तो कोई नहीं भूलने वाला। बाकी अगर 3 भूल भी जाओ शायद से, लेकिन ये नहीं भूलोगे, है ना, कि मेरी जो एक्स थी उसे पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा और इन शॉर्ट ट्रिक से याद भी रहेगा। और देखिए कभी भी कोई चीज नहीं क्लियर होती है ना, मुझे शॉर्ट ट्रिक से ही ऐसे ही निमोनिक्स बना के याद करने की कोशिश किया करिए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, पेपर में जब लिखोगे ना तो खुद भी हंसी आ जाएगी। एग्जामिनर सोचेगा पता नहीं क्या ही ऐसा पढ़ लिया इस बच्चे ने कि हंस रहा है, उनको क्या पता कि हमने कैसे पढ़ाई करी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी तक हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? एक्सपोर्टिंग कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, राइट। आई होप क्लियर भी हो गए होंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं इंपोर्टिंग कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा कॉन्सुलर इनवॉइस और कस्टम्स इनवॉइस। अब इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे क्योंकि आपके पेपर में इसका डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो उसको उस तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बुकिश लैंग्वेज ही लिखी हुई है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसका एक डिफरेंस निकाला। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीगलाइज्ड इनवॉइसेस। सो दीज इनवॉइसेस कॉन्स्टिट्यूट अ सॉन एफिडेविट बाय द एक्सपोर्टर अबाउट द जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द सेल. These could be sworn before the appropriate consulate or the Chamber of Commerce, as the case may be, which will put their stamp on them. बहुत ही सिंपल सा है लीगलाइज इनवॉइस। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो अपनी सेल की जेन्युइननेस और करेक्टनेस के बारे में बताते हैं। एक तरह से कह सकते हैं एक्सपोर्टर यहाँ पे सेल्फ डिक्लेयर करता है कि उसने जिन भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है वो सारे सही हैं, जो भी जिस तरीके से उसने सेल किया है, जो भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग ही पूरी सेल को कंडक्ट किया गया है। और जो भी हमारे कंसिलिएट या फिर हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो भी हमारे अथॉरिटीज हैं, अगर उन्हें ये चीजें सही लगती हैं, वैलिड लगती हैं, तो वो अपना स्टैंप इस पे लगा देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सर्टिफाइड इनवॉइस। सो दिस इज द सेल्फ सर्टिफाइड इनवॉइस बाय द एक्सपोर्टर अबाउट द ओरिजिन ऑफ द गुड। सर्टिफाइड इनवॉइस क्या होता है? यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो सेल्फ सर्टिफाई करता है कि गुड्स का ओरिजिन पॉइंट क्या है, कि गुड्स कहाँ पर ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सो दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक द चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जब सर्टिफाइड इनवॉइस मतलब कि जब यहाँ पे एक्सपोर्टर सेल्फ सर्टिफाई कर देता है कि गुड्स का ओरिजिन क्या है, तब उसके बाद जो हमारी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं या फिर बॉडीज हैं, जैसे आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड कर देती है। इसका जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सुलर इनवॉइस और कस्टम इनवॉइस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा क्योंकि आपके पेपर में अलग से ये डिफरेंस पूछा गया, इसलिए मैंने वहां पर उसको डिस्कस नहीं किया और इसीलिए कोशिश करी कि इसका मुझे प्रॉपर कहीं से डिफरेंस मिल जाए। हालांकि इतना ज्यादा अच्छा डिफरेंस तो नहीं मिल पाए, प्रॉपर पॉइंट्स नहीं मिल पाए, लेकिन जितना मिला मुझे लगता है कि अगर इतना समझा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सुलर इनवॉइस की। Some of the importing countries insist that the invoice is to be signed by the importing country's consular located in the exporter's country. Such invoices are known as consular invoice. अब देखिए consular invoice क्या होता है। एक्सपोर्टिंग कंट्री में जो इंपोर्टिंग कंट्री के जो कॉन्सुलर्स हैं वो रहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं एम्बेसीज होती है ना डिफरेंट कंट्रीज में, तो उनके जो पर्सन रहते हैं वो वहीं पे रहते हैं, राइट। तो वो पर्सन क्या करता है, इनवॉइस को साइन करता है। ठीक है, और उसी पर्टिकुलर इनवॉइस को क्या कहा जाता है, कॉन्सुलर इनवॉइस कहा जाता है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर हमारा जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उससे अगर गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो वो क्या करेगा, अपने गुड्स को रेडी करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेगा और शिप कर देगा। ठीक, अब जो हमारा कॉन्सुलर इनवॉइस है, अब यहाँ पे अगर जो कॉन्सुलर इंपोर्टिंग कंट्री का वो अगर साइन कर देता है तो यहाँ पे क्या पता चल जाता है कि जो हमारे गुड्स हैं और जो हमारी सेल है उसकी ट्रू वैल्यू यहाँ पे पता चल जाती है। तो हम इजिली उन गुड्स को आगे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारी जो इम्पोर्टिंग कंट्री है उनके यहाँ जो अपनी कस्टम अथॉरिटीज हैं उन्हें गुड्स को ना ही चेक करना पड़ेगा ना वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि जिन भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा उनका इंस्पेक्शन या उनकी क्वालिटी को चेक नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनका जो कॉन्सुलर है जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्री में ऑलरेडी था, उसने क्या किया है, गुड्स को ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है ना, उसने खुद वेरीफाई किया होगा तभी तो साइन करेगा, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ कॉन्सुलर इनवॉइस क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम कस्टम्स इनवॉइस की बात करें तो ये क्या होता है, व्हेन द कमर्शियल इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री, it is called custom invoice. This is the requirement of USA, Canada and Australia. अब आपको याद होगा कि जब हमने कमर्शियल इनवॉइस के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल इनवॉइस क्या है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है हमारा, राइट। तो इसके अंदर हर एक डिटेल मेंशन होती है। ठीक है, अब जो हमारा कस्टम्स इनवॉइस है वो क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, कमर्शियल इनवॉइस का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा कस्टम इनवॉइस है ये कौन प्रिपेयर करवाता है, इंपोर्टिंग कंट्री की जो कस्टम अथॉरिटीज हैं वो अपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जब कमर्शियल इनवॉइस को प्रिपेयर करवाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम कस्टम्स इनवॉइस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कॉन्सुलर इनवॉइस इज अ सॉर्ट ऑफ परमिशन टू एक्सपोर्ट टू दैट कंट्री, है ना। अब जब हमारा इंपोर्टिंग कंट्री का जो कॉन्सुलर है उसने यहाँ पे साइन कर दिया तो उसने यहाँ पे एक तरीके से ये वेरीफाई कर दिया कि हाँ आपके जो गुड्स हैं वो प्रॉपर कंडीशन में है और इन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि परमिशन मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम कस्टम इनवॉइसेस की बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कस्टम इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ कस्टम्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो सीधी बात है, कस्टम्स इनवॉइस इसलिए बनाया ही जाता है ताकि जो हमारी कस्टम ड्यूटीज हैं उन्हें ऑलरेडी इजिली फिक्स किया जा सके जो भी हमारे गुड्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपके बुक में इतना ज्यादा अच्छे से नहीं मेंशन किया गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसको शायद मैं यहाँ पे रिपीट कर गई हूँ। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली हम पॉइंट 6 पे आ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने कस्टम इनवॉइसेस और कॉन्सुलर इनवॉइस डिस्कस कर लिया है, लीगलाइज इनवॉइस भी बात कर चुके हैं और सर्टिफाइड इनवॉइस और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा GSP certificate of origin. So goods which get the benefit of preferential import duty treatment in countries which implement the generalized system of preference should be accompanied by the GSP certificate of origin. This certificate is given on the forms prescribed by the importing countries. तो आई होप आपको ये याद होगा, GSP सर्टिफिकेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने IBO में। तो अगर आप में से किसी को कुछ कंफ्यूजन इससे रिलेटेड तो आप वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे काफी अच्छे से बताने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ, वेटरनिटी और सैनिटरी सर्टिफिकेट्स। सो दीज सर्टिफिकेट्स आर नीडेड इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज सर्टिफाइंग दैट द गुड्स आर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आई होप ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग इंसेंटिव्स। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम इंसेंटिव्स के लिए क्लेम कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। So for providing a number of facilities and incentives to the export goods, a number of documents are required to be made out by the exporter. Some of the important facilities and incentives and the corresponding documents are, सबसे पहला है हमारा priority allotment of wagons. The railways in India allot wagons to export consignments moving to ports for shipment on a priority basis. For this purpose, the exporter has to file forwarding note, basically a railway document, wagon registration fee receipt and shipping order, which is issued by the shipping company on reservation of space on the ship. इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर हमें अपने गुड्स को शिप करना है और एक अपने डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाना है और उसके लिए हमें रेलवे की ज़रूरत पड़ती है, रेलवे के वेगन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर वेगन या फिर गुड्स ट्रेन में क्या करना पड़ता है, स्पेस को बुक करना पड़ता है ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्टर को एक फॉरवर्डिंग नोट को फाइल करना पड़ता है। बेसिकली वो क्या है, एक आपका रेलवे डॉक्यूमेंट है। उसके बाद एक वेगन रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट होती है और उसके बाद होता है हमारा शिपिंग ऑर्डर। और शिपिंग ऑर्डर कौन इशू करता है, ऑब्वियसली बात है शिपिंग कंपनी इशू करती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप पहले से वेगन को बुक कर लेते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपका कंसाइनमेंट है उसको आपके पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीबेट इन सेंट्रल एक्साइज। मेन डॉक्यूमेंट्स आर इनवॉइस एंड AR4 एंड AR5 फॉर्म्स। अब इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक। सो फॉर क्लेमिंग दिस इंसेंटिव द मेन डॉक्यूमेंट इज द कस्टम्स अटेस्टेड ड्रॉबैक कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल। This is usually to be supported by drawback payment order, format prescribed by the custom authorities, a copy of final commercial invoice and a copy of bill of lading or airway bill. तो ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगते हैं। अगर हमें ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए तो हमें ये सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम उनके लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इजी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो हमने आपको बताया ही था पहले ही कि जो आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, IEC नंबर, है ना। चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो, IEC नंबर दोनों ही पार्टीज को चाहिए होता है। सबसे पहला पॉइंट आपका यही है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। So no person can import goods without obtaining an importer exporter code number unless he has been specifically exempted. The IEC number is obtained from the regional licensing authority. अब next important document है वो है आपका bill of entry. So it is a document on which clearance of imported good is effected. All goods discharged from a vessel from a foreign or coastal ports are cleared on the bill of entry in the prescribed form. The bill of entry form has been standardized by the Central Board of Excise and Customs. तो बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, इसको नाम समझने की कोशिश करिए। बिल ऑफ एंट्री मतलब इसको एंट्री मिलेगी। अब ये एंट्री कब मिलती है, जब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को शो किया जाता है। तो बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इंपोर्टर बनाता है, मतलब जिसे इंपोर्टर साइन करता है या कंप्लीट करता है, या फिर कस्टम्स हाउस एजेंट इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक। और इस बिल ऑफ एंट्री को बनाने का क्या रीजन होता है, इससे ये पता चलता है कि कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर हो चुका है या फिर इस बिल के थ्रू कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर होता है, और उसके बाद ही जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो 4 कॉपीज ऑफ बिल ऑफ एंट्री आर सबमिटेड, ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री की 4 कॉपी सबमिट होती हैं। जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट कॉपी इसको दी जाती है कस्टम डिपार्टमेंट को। ट्रिप्लिकेट कॉपी किसके पास रहती है, ओनर के पास। और जो 4th कॉपी होती है वो किसके पास सबमिट करी जाती है, बैंक के पास सबमिट करी जाती है, ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी बिल ऑफ एंट्री हैं। तो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। So when an importer wants to get his goods cleared in one lot, he has to present the bill of entry for home consumption. तो अगर इंपोर्टर को वन गो में अपने गुड्स को क्या करना है, क्लियर करवाना है कस्टम अथॉरिटी से, एक लॉट में अपने गुड्स को क्लियर करवाना है,
तो उस टाइम पे उसे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन को प्रेजेंट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। So where an importer wants to shift goods to a warehouse and thereafter gets his goods cleared in small lots, he has to present into bond bill of entry। तो ऊपर क्या बात हो रही थी कि अगर उसको एक बार में ही क्लियर करना है वन लॉट में तो वो क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो हमारा इम्पोर्टर है उसे अपने गुड्स को स्मॉल लॉट्स में क्लियर करवाना है तो यहाँ पर उसे इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री को प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। रीजन मे बी दैट ही इज अनेबल टू पे ड्यूटी लिवाइबल ऑन ऑल गुड्स एट वन इंस्टेंस और मे बी बिकॉज ऑफ स्टोरेज प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि वो एक बार में ड्यूटीज को पे ना कर पाए, क्योंकि सीधी बात है जब आपके गुड्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं, आपने इम्पोर्ट करे हैं, तो उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज लगेंगी ही। अगर आप उनको एक बार में नहीं रीपे कर पा रहे तो जो गुड्स हैं आपको पूरी तरह से हैंडओवर नहीं किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टर वो क्या करता है, स्मॉल लॉट्स में गुड्स को क्या करता है, रिलीज करवाता है, क्लियर करवाता है और उसी अकॉर्डिंग वो ड्यूटीज भी पे करता है, ठीक है। और जो ये हमारा ये वाला बिल ऑफ एंट्री है ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। लास्ट बोल रहा है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। सो व्हेन एन इम्पोर्टर वांट्स टू रिमूव गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस he has to present an X bond bill of entry which is green in color। तो अगर वेयर हाउस से गुड्स को निकालना है, वहां से रिलीज करना है, तो उस टाइम पे हमें X bond bill of entry को प्रेजेंट करना पड़ेगा और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वाला निमोनिक्स नहीं काम आ पाएगा, X को पिंक पसंद है, अब यहाँ पे कह देना भैया X को ग्रीन पसंद है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका थोड़ा समझ लेते हैं। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन है तो यहाँ पे इसको आप HW से याद रखते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में नहीं मिलता था कि बच्चों लिखो होम वर्क, है ना, तो इसको ऐसे याद रख लो कि होम कंजम्पशन के लिए होगा तो क्या होगा, व्हाइट कलर का है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा वेयर हाउसिंग, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं WY करके। और जो हमारा X बॉन्ड है तो यहाँ पे थोड़ी X को इज्जत दे देते हैं, अभी वहां पे डॉक्टर को इज्जत दी थी तो यहाँ पे थोड़ी सी X को इज्जत दे देते हैं, ठीक है, तो XG ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री है वो किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और आपकी ये यूनिट फाइनली कंप्लीट हो जाती है काफी लंबे टाइम के बाद। आई होप सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैटर ये नहीं करता है कि मैं कितनी जल्दी आपको पढ़ा दूं, अगर पढ़ना होता तो आप खुद ही पढ़ लें। प्रॉब्लम क्या है आप लोग के बीच में कि आपको समझ में नहीं आ रहा, और समझ में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम देके अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। पर इसको इस तरह से मत पढ़िए कि बोझ है, बस पढ़ना है, किसी तरह से पास होना है, ठीक है। अगर सच में इसलिए पढ़ रहे हो तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप कुछ भी पढ़ो ना तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो वो आपको हमेशा याद रहेगी और मज़ा भी आएगा। अब मेरे ख्याल से अगर आप खुद से पढ़ते तो ये निमोनिक्स तो ना बना पाते, है ना, और अगर हो सकता है बनाते तो इतने इंटरेस्टिंग ना बनते। कुछ भी हो सकता है आप खुद भी ये बना सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना पड़ता है ताकि आपको याद रहे। आई होप मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।